डलहौजी के बनीखेत में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वर्तमान सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 125 करोड़ रुपए की लागत वाला एक प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है, वह भी बिना वित्तीय स्वीकृति के। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण सामने आए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस परियोजना में प्रभावशाली नेताओं को फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां नजराने के तौर पर दी गई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने विमल नेगी की संदिग्ध मृत्यु को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि पावर कॉर्पोरेशन विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार के चलते यह घटना हुई। जयराम ठाकुर ने पूछा कि जब नेगी के परिवार, सहकर्मी और प्रदेश की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में पावर कॉर्पोरेशन लगातार विवादों में रहा है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण कार्यों के लिए एलओसी जारी होने के बावजूद ट्रेजरी से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की मशीनें बैंकों द्वारा जब्त की जा रही है क्योंकि सरकार उनके वर्षों से लंबित भुगतान नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केवल चुनिंदा लोगों को अधिकारियों के फोन के बाद भुगतान जारी किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार को दर्शाता है। संगठन के कार्यक्रम के निर्धारित में मेरा चंबा जिला का प्रवास शुरू हुआ है। अभी इससे पहले बगियात विधानसभा क्षेत्र में और उसके बाद कल विधानसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम तेलका में कार्यक्रम है और उसके बाद फिर चंबा और बरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2.25 साल यानी कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन 2.5 साल के कार्यकाल ने हिमाचल प्रदेश में लोगों ने तबाही देखी है, बर्बादी देखी है हर क्षेत्र में। और ये शब्द स्वाभाविक रूप से बोलने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, सुनने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का आलम इसी प्रकार का है। और इसलिए हकीकत, सच्चाई जो है वो लोगों के सामने हमारा भी रखने का दायित्व है और लोग भी सारी चीज को समझते हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बदहाली का दौर देखें, ये स्थिति कभी नहीं आई। कोविड जैसे बड़े संकट दुनिया के सामने, देश प्रदेश के सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति उस वक्त भी नहीं आई। काम होते थे, काम चले हुए थे, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो विकास का है, चाहे प्रदेश में और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन पिछले लगभग 2.5 वर्ष से जब व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर शुरू हुआ है, जब से, और हिमाचल प्रदेश में ये सुक्खू सरकार का दौर हुआ है, पूरे प्रदेश में विकास कार्य को एक तरह का ताला लग गया है। सब काम रुके पड़े हैं, बंद पड़े हैं। 2000 से ज्यादा खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटेड संस्थान बंद किए हैं। लोग लोकतंत्र में सरकार को काम के लिए चुनते हैं, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा अनुभव हो रहा है कि सरकार काम करने के लिए नहीं चुनी गई है, काम बंद करने के लिए, काम रोकने के लिए चुनी है। और ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में है। जो मुख्यमंत्री पिछले 2.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, जयराम ठाकुर को कोसते हैं, मुख्यमंत्री को कोसते, प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए
जयराम ठाकुर जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है। और हमें ये कहा जाता है कि हमने लोन लिया। आज स्थिति ये हमारे सामने है कि हिमाचल प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित हो गया लोन लेने का। हिमाचल आज 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे है। ये श्रेय वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के जो बातें करते हैं उनको जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ही वजह से हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को हिस्सा मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। वो हिस्सा लगातार मिल रहा है और वो हिस्सा मिलने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश में विकास को जो थोड़ी बहुत गतिविधि कहीं दिखती है तो वो उसी वजह से है। सड़कें बन रही हैं तो सीआरएफ का पैसा आ रहा है, सड़कें आगे बन रही हैं, नई सड़कें जुड़ रही हैं तो पीएमजीएसवाई का पैसा आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, आईपीएच की स्कीम्स बन रही हैं, जल जीवन मिशन का पैसा आ रहा है और वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है। अगर टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेकर के तो 2,500 करोड़ रुपए का एडीबी का प्रोजेक्ट है, उससे काम हो रही है, केंद्र सरकार का पैसा है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आ रहा है उससे काम चल रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसके साथ केंद्र से अलग अलग स्कीमों के तहत जो है हेल्थ सेक्टर में आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग और समर्थन से हो रहा है। तो ये स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में है और हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल में फैसले जो लेने का, जो वर्तमान सरकार का काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं इमेच्योर, अपरिपक्व फैसले, अपरिपक्व निर्णय लेना। आज फैसला लेते हैं, जगनसाई होती है, वापिस लेते हैं। चाहे वो टोल टैक्स का फैसला है, चाहे बसों में फ्रेट चार्जेस का फैसला है, चाहे समोसे का जिक्र हम करते हैं, चाहे जंगली मुर्गे का हम जिक्र करते हैं, चाहे एक नहीं अनेकों ऐसे फैसले हुए हिमाचल प्रदेश में जिसके कारण जगनसाई हुई है। उसकी वजह कि आदमी अपने आप को सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, यही सोचता है जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। तो इस सोच से बाहर आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अभी बजट प्रस्तुत हुआ और आज तक के हिमाचल प्रदेश में जो भी बजट प्रस्तुत हुए, जिसमें लगभग एक तरह की मैं कह सकता हूं कि ये 0% की इंक्रीज। आमतौर पर बजट पेश होते हैं, पिछले साल की तुलना में अगले बजट में 3,000 का इंक्रीज होता है, 4,000 का इंक्रीज होता है, 5 का होता है, 6 का भी होता है। लेकिन अब की बार बजट में जो इंक्रीज है वो मात्र 71 करोड़ का है। पीडब्ल्यूडी का बजट पीछे से कम हो गया, आईपीएस का बजट कम हो गया, ट्रांसपोर्ट का बजट कम हो गया, हेल्थ का बजट कम हो गया। और हिमाचल प्रदेश में जो आगे बढ़ने की जो सोच, आगे बढ़ने की जो कल्पना लोग करते हैं उस पर पूर्ण रूप से विराम लग गया। रही बात उसके बाद जो झूठ बोल करके सत्ता में आने की बात, जो गारंटियां दे रखी है, वो तो उनने चौराहे पर ही छोड़ दी एक तरह। चाहे वो 10 गारंटियों में 100 रुपये देने की बात है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली देने की बात है, चाहे वो गोबर की गारंटी दी, चाहे वो दूध की गारंटी दी, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी, तमाम बातों पर जो है अब बात ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल सचमुच में आज चारों तरफ जो है एक तरह से अपने आप को विवश और चौराहे पर अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, हिमाचल का नौजवान भी और हिमाचल प्रदेश के सभी लोग। और सबसे बड़ी बात उसके बाद इस हालात से बात आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो दूसरा विषय आता है हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना, वो है कानून व्यवस्था। आज जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है,
उस हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो है वो की वारदातें हो रही हैं। यानी कि बाहर से गुंडे किराए पर लेकर के हिमाचल प्रदेश में वारदात को अंजाम देना इस काम में हो गया है। होली वाले दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस के पूरा विधायक के ऊपर हमला होता है, उनके घर में होता है और गोली लगती है उनको, उनके पीएसओ घायल होते हैं, उनको भी गोली लगती है। और इसके अलावा आज हम इस बात को देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की और भ्रष्टाचार की सीमाएं सारी इस प्रकार से टूट गई हैं कि लूट मची है चारों तरफ। एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एचपीपीसीएल का एक चीफ इंजीनियर जिसकी मृत्यु आज बहुत बड़े प्रश्न छोड़ करके गई है हमारे सबके बीच में कि वो मौत है यानी कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी 10 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश नहीं हो रहे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी में पिछले 2 सालों से एसपीपीसीएल में रही। हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार बात कर चुके हैं कि एचपीपीसीएल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें नेता और अधिकारी मिलकर के उसको अंजाम दे रहे हैं। अभी उस सिलसिले में जो आई है रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास जानकारी जो मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल में थी, उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तनाव था और दबाव गलत काम करने के लिए था। एक दबाव काम करने के लिए होता है और एक दबाव गलत काम करने के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना का पेकू वाला का है, पावर प्रोजेक्ट जो सोलर का है, और चाहे वो प्रोजेक्ट हमारा शोंगटोंग का प्रोजेक्ट है एचपीपीसीएल के पास, दोनों में कंट्रोवर्सी बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की कांग्रेस की सरकार ने इस पेकू वेला के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन हम इस बात को लेकर के हैरान हैं कि इतनी ही कैपेसिटी का जो है वो प्रोजेक्ट गुजरात में लगता है और उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में अगर कॉस्ट को कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए का फर्क है। और अभी जो हमको मालूम पड़ रहा है कि उसमें जो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो है उसकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें तय नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद भी आनंद फानन में वो प्रोजेक्ट बहुत दबाव में, प्रभाव में दे दिया गया। उसको जो है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला है। और ये भी आपको तरह की आरोप लग रहे हैं, ये भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बड़े स्केल पर इनोवा और ये जो कौन सी गाड़ी फॉर्च्यूनर जो है कुछ बड़े प्रभावशाली नेताओं को, अधिकारियों को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो भेंट की गई है, गिफ्ट की है, ये भी जांच करते हैं। और इसलिए हमने डे 1 से सारी चीज को लेकर के कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है कि आखिरकार ये मामला इतना बड़ा मामला है, उसमें सीबीआई की जांच को रोका क्यों जा रहा है, किस बात के लिए रोका जा रहा है। बात परिवार के लोगों के माध्यम से की जाती है तो तुरंत प्रभाव से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, लेकिन सौंपी नहीं गई है। अब मुझे जानकारी मिली है कि परिवार के लोगों ने मांग की है। पहले कहते थे कि परिवार के लोग नहीं चाहते सीबीआई की मांग, अब परिवार के लोगों ने खुलेआम बोल दिया है। शायद परिवार के लोग अब आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं सीबीआई जांच के लिए। तो ऐसी सारी चीजों से एक बहुत बड़ा और प्रश्न खड़ा होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो वर्तमान में अभी हाल ही में जो करने की कोशिश की प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके माध्यम से इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, दबाव में उसको दबाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए
परिवार के लोग कह रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कह रहे हैं, और उसके साथ साथ में प्रदेश की जनता मांग कर रही है। पूरे प्रदेश भर में लोगों ने कैंडल मार्च करके जो है वो प्रदर्शन भी किए हैं। तो ऐसी सूरत में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री इसमें जांच सीबीआई की करने के आदेश जल्दी देंगे। अगर मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो परिवार के सदस्य कोर्ट में जा करके सीबीआई की जांच की मांग करने का मन बना रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं सब सिर्फ ऐसी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आपके साथ मिलना हुआ, कुछ इश्यूज को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर विधानसभा सेशन के दौरान उठाया है। और हिमाचल, ये देवभूमि बचाने का हम सबका एक दायित्व है, और विपक्ष के नाते हमारी भूमिका बड़ी साफ है, स्पष्ट है। जनहित में जो बातें हमको उठाने की होंगी वो विधानसभा के अंदर भी उठाई है और विधानसभा के बाहर भी उठाई है। 4.5 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री थे तब नगर परिषदों के चुनाव हुए थे 2020 में जी हाँ। और अब फिर चुनावी वर्ष है, इस साल के आखिर में होने वाले हैं। तब सर डलहौजी नगर परिषद के लिए भाजपा के ही 2 गुट आपस में लड़ पड़े थे चुनाव में, लेकिन क्या तब लड़ पड़े थे, तो इस बार भी क्या वही परिदृश्य देखने को मिलेगा या गुटबंदी आप खत्म करवा पाएंगे? आपकी बात ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। एक अभी सुरेश कश्यप सांसद, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार जो है जल्द गिरने वाली है, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी उन्होंने कहा है। तो मैं तो इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है, देखो, सरकार चलाने का जिम्मा कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि जहां गलत होगा तो वहां उसको गलत बोलेंगे, और जहां सरकार का कार्यकाल पिछला हमने जब देखा है 2 साल 2.5 साल का, ये सरकार काम के बजाय सिर्फ कुर्सी को बचाने में लगी है। ये सरकार कई बार गिरते पड़ते जो है वो चली हुई है। इस सरकार का लक्ष्य प्रदेश की जनता की सेवा नहीं है, प्रदेश का विकास नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाना, इससे ज़्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। और जो हालात बन रहे हैं, जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे सांसद महोदय जी ने कहा होगा कि अपने बलबूते ये सरकार, कभी हम शाम को सोए होंगे तो सुबह सरकार गिरी हुई मिलेगी। डलहौजी हलचल के लिए नरेंद्र सिंह बोबी की रिपोर्ट।